आज हम डिस्कस करेंगे एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। यानी रेस्पिरेशन जिसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं, तो उसकी दो टाइप्स होती हैं। एक को कहा जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन और एक को कहा जाता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है। यानी एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन का होना ज़रूरी होता है, जबकि एनएरोबिक रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है उसके लिए ऑक्सीजन का होना ज़रूरी नहीं होता। तो इस तरह से आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है और एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या है। तो इससे पिछली वीडियो में हमने रेस्पिरेशन के बारे में डिटेल से डिस्कस किया था कि रेस्पिरेशन का प्रोसेस कौन सा प्रोसेस होता है। तो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि जो फूड हम खाते हैं तो उसकी हमें ज़रूरत होती है, क्योंकि उसी फूड ने हमें एनर्जी देनी होती है। ठीक है, तो वो जो फूड हम खाते हैं वो ग्लूकोज की फॉर्म में, यानी ग्लूकोज की शक्ल में हमारी बॉडी के हर सेल तक पहुंचता है। सेल हम जानते हैं कि हमारी बॉडी जो है वो लाखों करोड़ों सेल से मिलकर बनी होती है और हर सेल जो है वो मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म करता है हमारी बॉडी के लिए। तो जो फूड हम खाते हैं वो ग्लूकोज की शक्ल में जब सेल्स तक पहुंचता है तो सेल्स के अंदर एक खास किस्म का प्रोसेस होता है जिसको सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस कहा जाता है, जिसके नतीजे में ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसकी ब्रेक डाउन होती है। यानी जो फूड हम खाते हैं वो सेल्स तक पहुंचता है, उसकी ब्रेक डाउन होती है और उस ब्रेक डाउन यानी उस तोड़ फोड़ के नतीजे में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। और यही एनर्जी जो होती है, यही जो तवानाई होती है, ये तमाम सेल्स जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ तरह के फंक्शंस के लिए। तो ये जो प्रोसेस होता है, यानी जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, ये तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ज़रूरी प्रोसेस होता है। तो इसकी दो टाइप्स होती हैं। एक जो है वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है, एक जो टाइप है जिसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, और जो दूसरी टाइप है वो है एन एरोबिक रेस्पिरेशन, जो कि ऑक्सीजन के बगैर ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो जाता है। तो अब हम वन बाय वन करके देख लेते हैं कि इन प्रोसेसेस के नतीजे में जो है वो क्या चीज़ें बनती हैं और एनर्जी कितनी रिलीज होती है। और फिर हम ये देखेंगे कि इन दो प्रोसेसेस में क्या फ़र्क पाया जाता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। तो एरोबिक रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है उसके मुख्तलिफ स्टेप्स होते हैं। तो ज़्यादातर जो एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है वो हमारे सेल के अंदर ख़ास किस्म के पार्ट्स होते हैं जिनको माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। तो ज़्यादातर ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो इसका सिर्फ जो एक स्टेप होता है वो, या हम यूं कहें कि इसका जो थोड़ा सा प्रोसेस होता है या जो थोड़ा सा स्टेप होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है। बाकी स्टेप्स जो होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया सेल में कौन से पार्ट्स होते हैं। तो अगर आप यहाँ पे ह्यूमन सेल देखें तो ये एक ह्यूमन सेल बड़ा करके दिखाया हुआ है। तो इसमें ये जो फ्लूइड पार्ट होता है इसको कहा जाता है साइटोप्लाज्म। और इसमें खास किस्म के पार्ट्स होते हैं, यानी खास किस्म की ऑर्गेनेलीज होती हैं। सेल के पार्ट्स को ऑर्गेनेलीज कहा जाता है, छोटी छोटी सी, जिनको जो कि मुख्तलिफ तरह की ऑर्गेनेलीज होती हैं। तो इन ऑर्गेनेलीज में से एक ऑर्गेनेली माइटोकॉन्ड्रिया होती है। तो हर सेल में जो है वो एक से ज़्यादा यानी ज़्यादा मिकदार में माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होते हैं। तो ज़्यादातर जो एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। अब क्या होता है कि ऑक्सीजन जो कि हमारे इर्द गिर्द हवा में हर जगह मौजूद होती है, जब हम वो ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं तो वो हमारे लंग्स यानी फेफड़ों से होती हुई हमारे ब्लड के ज़रिए से, खून के ज़रिए से बॉडी के हर सेल को मिलती है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की मौजूदगी में क्या होता है कि ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसकी ब्रेक डाउन होती है। और ज़्यादातर ये प्रोसेस कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। यानी साइटोप्लाज्म में भी होता है लेकिन थोड़ा सा पार्ट इसका होता है एरोबिक रेस्पिरेशन का। ज़्यादातर जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसकी ब्रेक डाउन होती है, उसकी तोड़ फोड़ होती है। और इस तोड़ फोड़ के नतीजे में क्या चीज़ रिलीज होती है, एनर्जी, यानी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो इसी एनर्जी को जो है वो सेल्स इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ तरह के काम करने के लिए। और इस एनर्जी के साथ साथ क्या चीज़ रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस।
तो एरोबिक रेस्पिरेशन को हम अपनी आसानी के लिए समझने के लिए हम इसको यहाँ पे इक्वेशन की फॉर्म में ले आते हैं। तो अगर आप यहाँ पे इस इक्वेशन को देखें तो यहाँ पे जो है वो क्या चीज़ इस्तेमाल हो रही है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स प्लस ऑक्सीजन, और क्या चीज़ बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, साथ ही साथ वाटर के मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, और साथ ही साथ एनर्जी रिलीज हो रही है जो कि सेल्स इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ तरह के कामों के लिए। तो इस तरह से एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है और एनर्जी रिलीज होती है। अब हम बात करेंगे एन एरोबिक रेस्पिरेशन की। तो एन एरोबिक रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है वो ऑक्सीजन के बगैर होता है, यानी कि ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है लेकिन ऑक्सीजन के बगैर। और ये सेल के किस पार्ट में होता है, ये जो फ्लूइड पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये वाला, इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये जो फ्लूइड पार्ट है जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, तो इसमें ये प्रोसेस होता है साइटोप्लाज्म में। तो इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स की ब्रेक डाउन होती है और इस ब्रेक डाउन के नतीजे में एनर्जी भी रिलीज होती है, लेकिन एनर्जी जो है वो कम मिकदार में रिलीज होती है, यानी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। यानी जितनी एनर्जी एरोबिक रिस्पिरेशन में रिलीज होती है, जैसे यहाँ पे हमने देखा था, उसके मुकाबले में कम एनर्जी एन एरोबिक रेस्पिरेशन में रिलीज होती है। और जो प्रोडक्ट बनती है, यानी ग्लूकोज की ब्रेकडाउन के नतीजे में एनर्जी तो रिलीज होती है लेकिन साथ ही साथ क्या चीज़ बनती है, लैक्टिक एसिड। यानी अगर हम यहाँ पे देखें तो जो एन एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो एरोबिक रेस्पिरेशन के मुकाबले में सिंपल प्रोसेस होता है। तो इसकी अगर इक्वेशन को हम देखें तो इसकी इक्वेशन सिंपल सी इक्वेशन है, यानी ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा और लैक्टिक एसिड जो है वो रिलीज हो जाएगी और साथ ही एनर्जी रिलीज होगी लेकिन स्मॉल अमाउंट में। तो इस तरह से ये प्रोसेस जो है वो क्या कहलाता है, एन एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस, जो कि ऑक्सीजन के बगैर होता है। तो अब हम यहाँ पे अपने सामने इस टेबल को ले आते हैं और इस टेबल की मदद से देखते हैं कि एरोबिक और एन एरोबिक रेस्पिरेशन में जो बेसिक डिफरेंसेस यानी जो फ़र्क पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं। तो जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी होती है, नेसेसरी, ज़रूरी। एन एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी नहीं होती। इसी तरह से जो एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो ज़्यादातर मोस्टली जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, यानी साइटोप्लाज्म में भी इसका एक पार्ट, एक स्टेप होता है, लेकिन ज़्यादातर ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जबकि एन एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होता है। इसके अलावा एरोबिक रेस्पिरेशन में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो बनती है, यानी ज़्यादा मिकदार में एनर्जी रिलीज होती है, जबकि एन एरोबिक रेस्पिरेशन में कम मिकदार में एनर्जी रिलीज होती है। इसके अलावा एक और बात का जानना ज़रूरी है, वो ये है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी जो फूड हम जानते हैं कि फूड जो है वो ग्लूकोज की फॉर्म में सेल्स तक पहुंचती है, तो उसका कंप्लीट ब्रेक डाउन होता है, यानी मुकम्मल तौर पे वो टूट फूट का शिकार होते हैं और उसके बाद एनर्जी रिलीज होती है। जबकि एन एरोबिक रेस्पिरेशन में पार्शियल ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज होती है। पार्शियल का मतलब होता है इनकम्प्लीट। और अगर प्रोडक्ट्स की बात करें, यानी एरोबिक रेस्पिरेशन जब हो जाती है तो उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वाटर बनता है और एनर्जी रिलीज होती है। जबकि एन एरोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनती है, यानी एरोबिक रेस्पिरेशन की तरह इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, लेकिन जो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, या तो वो लैक्टिक एसिड बनेगी, यानी एक ख़ास किस्म का सब्सटेंस बनेगा, या जो है वो अल्कोहल बनेगी, यानी या एसिड बनेगा या अल्कोहल जो है वो रिलीज़ होगी। तो इस तरह से एरोबिक और एन एरोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंसेस पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया एरोबिक एंड एन एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में।